हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जो टॉपिक है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में टॉपिक है और साथ ही साथ ये आपको डी फार्मेसी सेकंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ने को मिलेगा और फोर्थ सेमेस्टर में भी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में ही पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, सस्पेंशन जो है वो आपको मैं सीधा नहीं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सस्पेंशन जो है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती हैं। सो लिक्विड डोजेस फॉर्म दो तरह की होती है, एक होती है मोनोफेजिक, एक होती है बाइफेजिक। मोनोफेजिक के अंदर जैसे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, सिरप्स आ जाते हैं, इनवर्ट सिरप्स जैसे हम कह सकते हैं, और जैसे एलिक्सर्स कह सकते हैं, और साथ ही हम जो आप कह सकते हैं लोशंस हो गया, माउथ वॉशेस, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे आते हैं मोनोफेजिक के अंदर। बाईफेजिक के अंदर आते हैं जैसे जिनमें दो फेज आ जाते हैं। मोनोफेजिक में सिंपल एक ही फेज होता है, ठीक है। बाईफेजिक में सस्पेंशन होता है और इमल्शंस होता है। सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं कि क्या होती है सस्पेंशन। सस्पेंशन दोस्तों एक ऐसे मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं जो डिजोल्व नहीं हो पाते हमारे जैसे कोई भी इस सॉल्वेंट में, ठीक है। सो उन पार्टिकल का जो साइज होता है 0.5 से 5 माइक्रोन तक होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये वो ड्रग्स हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं, जो कि लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो पाती, जिनका साइज जो है 0.5 से 5 माइक्रोन होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ने वाली है। पहले तो ये कि जिसमें हम जो पार्टिकल को डिसॉल्व करेंगे उसे हम एक्सटर्नल फेज कहते हैं, और सस्पेंडिंग मीडियम भी आप कह सकते हैं। वो या तो एक्वस होगा या ऑयली होगा। वो जो ड्रग्स होती हैं ना वो एक्वस में डिसॉल्व हो पाती हैं, ना वो लिक्विड ऑयली लिक्विड में डिसॉल्व हो पाती हैं, ठीक है ना। सो ये जो कोई भी ड्रग जो इनसॉल्युबल है किसी एक्वस में या नॉन ऑयली लिक्विड में, उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशंस कहते हैं। सो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइप में पहले आ जाता है एंटासिड ओरल सस्पेंशन। एंटासिड मतलब जो हमारी एसिडिटी को कम करते हैं, वो सस्पेंशन जो हम मुंह के द्वारा खाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है जो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, ये सारे क्या हैं? ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। सो मैंने एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल के ऊपर भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं लिंक पे जाके। सो एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो हम मुंह के द्वारा ही हम सस्पेंशन खाते हैं। ड्राई पाउडर मतलब कि इसमें जो पाउडर जो ड्रग होगी वो ड्राई होगी और हम इसमें लिक्विड इंसर्ट करके उसको एज अ लिक्विड डोजेज फॉर्म बना सकेंगे, बाइफेजिक लिक्विड डोजिंग बन जाएगी, ठीक है। सो ड्राई पाउडर होते हैं, हम लिक्विड ऐड करते हैं और ये भी मुंह के द्वारा ही खाई जाते हैं। सो ओरल सस्पेंशन। नैलजेसिक जैसे पेन किलर आ जाते हैं, ठीक है ना। आप डिक्लोफिनैक खाते हो या निमोस्लाइड खाते हो या आइबोब्रूफिन है, वो सारे पेन किलर ही हैं। सो नैलजेसिक ये भी मुंह के द्वारा, जहां ओरल आएगा मतलब कि वो आपको मुंह के द्वारा ही खाई जाएगी, ठीक है ना। सो एनथेलमेटिक्स जो होते हैं ओरल सस्पेंशन, ये भी ओरल है, मतलब कि आपको बक्कल कैविटी के थ्रू ही खाना पड़ेगा। सो एंटीथेलमेटिक्स क्या होते हैं? जो कि जैसे कभी कभार क्या है कि भी जैसे हम कभी माइक्रोब्स जो हैं, जैसे हम कह सकते हैं छोटे कीटाणु जो हैं हमारे जीआई ट्रैक में चले जाते हैं। सो वो जो लार्वा हैं जो कोई भी हमारे टिश्यूज में रहते हैं, सो उनको खत्म करने के लिए हम एनथेलमेटिक्स सस्पेंशन ओरल सस्पेंशन लेते हैं। दूसरा एक लास्ट आता है एंटी कन्वर्सेंट ओरल सस्पेंशन। एंटी कन्वर्सेंट जैसे एपिलेप्सी, इसे हम मिर्गी भी दोस्तों कहते हैं। और जो इसमें जो पेशेंट जो एक तरह की जिसे कह सकते हैं कि शिवरिंग करता है, सो ठीक है ना, सो उसे सीजर्स कह सकते हैं, ठीक है। सो एंटी फंगल की बात करें तो एंटी फंगल जो फंगाई के अगेंस्ट हम ओरल सस्पेंशन यूज करते हैं। तो दोस्तों ये टाइप थी सस्पेंशन, जो ये सारी टाइप्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन की हम बात कर रहे हैं। आगे हम क्लासिफाई ये किया है, वो तो सिंपल सस्पेंशन थी कि हम किस किस प्रकार की थी, ठीक है ना। सो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफाई ऑन द बेस्ड ऑफ जर्नल क्लासेस। जैसे कि ओरल, जैसे मैंने आपको पहले भी नीचे बता दिया था, जो आप मुंह के द्वारा खाएंगे जैसे पैरासीटामोल, एंटासिड्स, टेट्रासाइक्लिन। और एक्सटर्नल आ जाती जो हम अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे, जिसे एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल होते हैं जो हम खाते हैं, एक्सटर्नल जो लगाते हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नली आ जाती कैलामीन लोशंस, और पेरेंटल सस्पेंशन भी आते हैं। पेरेंटल जो इंजेक्शन, पेरेंटल से आता है इंजेक्शन। और होते हैं जो आई ड्रॉप्स होते हैं। पेरेंटल सस्पेंशन जैसे प्रोकेन, पेनिसिलिन जीन और इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ठीक है। बेस्ड अपॉन अगर हम बात करें इनकी कंसंट्रेशन की, तो जो जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी उसे हम डिल्यूट सस्पेंशन कहेंगे, जिसकी ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे हम कंसंट्रेटेड सस्पेंशन कह सकते हैं। एग्जांपल लिखी हुई है, कॉर्टिसोन एसीटेट, प्रेडनिसोलोन एसीटेट
और जो कंसंट्रेटेड की जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, ठीक है। सो आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग है, कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं कोर्स और नैनो सस्पेंशन। नैनो जैसे नैनो मतलब स्मॉल होता है, ठीक है ना। सो कोलाइडल सस्पेंशन जिनका 1 माइक्रोन से कम साइज होगा, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। सो कोर्स सस्पेंशन वो होते हैं जिनका साइज जो है ग्रेटर देन 1 माइक्रोन होगा। नैनो सस्पेंशन जैसे 10 mg की कोई सस्पेंशन होगी। पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। साइज इज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन, इसमें भी 1 mm से कम ही होगा। एडवांटेज की बात कर लें तो दोस्तों सस्पेंशन जो ड्रग मैंने आपको बताया था जिनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग के लिए, कि कुछ ड्रग जो डिसॉल्व नहीं हो पाते किसी सॉल्वेंट पे, सो हम सस्पेंशन का अपनी यूज करते हैं। प्रोकेन, पेनिसिलिन जी, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं। सो ऑर्डर ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व इन द बॉडी, ठीक है ना। बायो मतलब लाइफ होता है, अवेलेबिलिटी की कितनी आपकी बॉडी में जो ड्रग है डिसॉल्व हो रही है। सो सोल्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सोल्यूशन जो फॉर्म है वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है बॉडी के अंदर, सस्पेंशन उसके कम, और कैप्सूल उसके बाद, और टैबलेट जो कंप्रेस टैबलेट है। कंप्रेस इसलिए लिखा है क्योंकि हम कंप्रेसिंग जो मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, सिंगल कोटिंग और सिंगल पंचिंग मशीन होती है, डबल पंचिंग मशीन, उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। सो डिसएडवांटेज दोस्तों, अगर एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे। सो सेडिमेंटेशन, ये हम अगर टाइप्स की बात करेंगे तो मैं तब आपको बताऊंगा कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन के एक लॉ भी है, ठीक है। सो फिजिकल स्टेबिलिटी के अगर इनकी सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम है, अगर सस्पेंशन जो है वो नीचे बैठ जाती है, सेडिमेंट मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनके वेट के कारण वो नीचे बैठ जाती हैं। सो इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी डिफिकल्टी होगी क्योंकि इनको हम वायल्स में अगर रखते हैं तो अगर इन केस अगर वायल गिर भी जाए तो उससे क्या होगा कि भी यहाँ गिर जाएगी तो वो अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान तो वो टूट जाएगी। सो हैंडल इनकी बहुत डिफिकल्ट है, फॉर्मुलेट बनाना इसको बहुत डिफिकल्ट होता है, और इनकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट डोज देनी बहुत डिफिकल्ट होती हैं। चलो दोस्तों इसके सस्पेंशन का थोड़ा और जान लेते हैं, जो इनकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स के बारे में। सस्पेंशन दोस्तों क्या है कि सस्पेंशन मैंने आपको बता चुका हूं, ये जस्ट एक मैंने आपको बता दिया बाईफेजिक है। हमने बताया था कि सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं लिक्विड में, केओलिन सस्पेंशन जो एक्सटर्नल केओलिन सस्पेंशन होती हैं, ठीक है ना। सो क्या कहते हैं, उसके बाद सॉलिड पार्टिकल का मैंने साइज भी बता चुका हूं, ओरली यूज करते हैं, पेरेंटल यूज करते हैं, एक्सटर्नल यूज, ये हम बात कर चुके हैं। सो सस्पेंशन की आगे हम टाइप्स कर लेते हैं। फ्लक्कुलेटेड होती है, डी फ्लक्कुलेटेड, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्वेश्चन आता है। सो फ्लक्कुलेटेड वो होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं जो स्टार्ट एग्रीगेट एंड टू फॉर्म फ्लक्यूल्स, कि ये एक फ्लक्यूल्स बना देते हैं। फ्लक्यूल्स का मतलब गुच्छे बना देते हैं, गुच्छे जैसे अंगूर के गुच्छे हैं वैसे ये इकट्ठे हो जाते हैं। सो ये क्या है, पार्टिकल्स जो एक सारे जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और फ्लक्यूल्स बना जाते हैं। और इसमें पार्टिकल का साइज अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो पार्टिकल का साइज नो डाउट बढ़ जाएगा। सो डी फ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग रहते हैं और इनमें सेडिमेंटेशन भी कम होगा। अगर पार्टिकल्स बड़े हो जाएंगे तो वो जल्दी सेटल हो जाएंगे, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगर पार्टिकल छोटे होंगे तो वो सेडिमेंट नहीं हो पाएंगे। सो दोस्तों एक और इसमें डिफरेंस है, वो हम बात करेंगे कि अगर ये एग्रीगेट हो जाएं, जैसे एग्रीगेट होके एक फ्लक्यूल्स बना जाते हैं, तो इनकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन नो डाउट बढ़ जाएगी। सो दूसरी इसके बात है कि अगर इसको हम रीडिस्पर्स करने की कोशिश भी करेंगे, मतलब कि इसको जैसे वहां कोई सस्पेंशन अगर हम इसको शेकिंग करेंगे तो ये रीडिस्पर्स भी हो जाएगी। बट जो डी फ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन है ये एक बारी अगर इकट्ठी हो जाए ये फ्लक्यूल्स बना लेते हैं, मतलब केक्स की फॉर्मेशन कर जाते हैं, और डी फ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन शेक करने पे रीडिस्पर्स नहीं होती, ठीक है। सो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के जो पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं वो किससे हम पता कर सकते हैं, वो स्ट्रोक लॉ से पता कर सकते हैं। अगर किसी पार्टिकल की यू हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन को, सॉरी यू, ये जो यू हमने किया ये हम सेडिमेंटेशन रेट हम बता सकेंगे किसी पार्टिकल। डी इज अ डायामीटर, डी इज अ डायामीटर ये मैंने लिखा है ऑफ अ पार्टिकल्स होगा, एंड ये हो गए ये डेंसिटी है, कि डेंसिटी मतलब जो संघनापन कह सकते हैं ये सॉलिड का, और ये डेंसिटी रो जो है इसे रो एस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल एंड रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल, एंड जी इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एन इज द विस्कोसिटी, ठीक है ना। सो हाँ ठीक है, कितना डेंस है पार्टिकल। सो विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी हम पढ़ते हैं
विस्कोसिटी भी गाढ़ापन जो कह सकते हैं, जैसे सॉर्बिटोल है वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी विस्कस होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है। अगर किसी पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो दोस्तों कॉमन सी बात है कि सेडिमेंटेशन भी जो बढ़ेगी। अगर कोई पार्टिकल ज्यादा, अगर उसका लिक्विड जिसमें पार्टिकल हमने डिसॉल्व किया वो ज्यादा विस्कस है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा। आप करके भी देख लेना कभी एक्सपेरिमेंट के, जैसे सॉर्बिटोल में आपने किसी पार्टिकल को डाला तो वो जल्दी नहीं सेटल डाउन होंगे। सो गुड सस्पेंशन जो वही होती है जो रीडिस्पर्स हो जाए, जैसे की, और केक फॉर्मेशन ना करें, जो हमने पढ़ा है फ्लक्कुलेटेड में, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि प्रेपरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेपरेशन दोस्तों कैसे बनती है? प्रेपरेशन का मतलब कि जब भी हमने पार्टिकल्स को एक मीडियम में डाल देना उसके बाद हम वेटिंग एजेंट डाल देंगे। वेटिंग एजेंट दोस्तों इसके बारे में एक प्रॉपर लेक्चर बन जाएगा, पर मैं आपको जर्नल सा इसमें आपको बता देता हूँ। वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ये कोई, मैंने आपको बताता हूँ कि ये एक पार्टिकल्स है। सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। सो इस पार्टिकल्स की जो फोर्स है ये काउंटर बैलेंस हो रही है नीचे पार्टिकल से। ये सारे आपस में काउंटर बैलेंस इनकी फोर्सेस हो रही हैं। पर जो ऊपर वाले पार्टिकल इनकी फोर्सेस जो हैं वो कट ऑफ, ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है तो ये किससे अपनी वो अपनी काउंटर बैलेंस करेंगे, अपनी फोर्सेस को नहीं कर पाते। सो जिसके कारण जो है यहाँ पे एक तरह की टेंशन रहती है जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो मतलब कि ये पार्टिकल में यहाँ टाइटनेस रहती है, लिक्विड यहाँ पे टाइट है, इसीलिए कोई भी अगर आप चीज डाल देते हो तो वो फ्लोट करती है, ठीक है ना। सो हम वेटिंग एजेंट डालने का हमारा मकसद ही यही है कि ताकि हम अपनी जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर सकें, ठीक है। सो यही वेटिंग एजेंट का काम होता है। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको, जो लिक्विड पार्टिकल हो उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि उनमें पार्टिकल जो है इजीली डिसॉल्व हो जाए। ये उसकी मैंने वेटिंग एजेंट, आप सरफेक्टेंट को भी कह सकते हैं। इसके हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल है। फिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। यहाँ जो पार्टिकल होंगे जो वाटर लविंग होंगे यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे और जो मतलब वाटर हेटिंग होंगे वो यहाँ पे इसके साथ टेल के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। सो अगर ज्यादा ना बात करें तो वेटिंग एजेंट जो है कि रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन, जो मैंने आपको अभी बता दिया। और सिर्फ अगर किसी को नहीं भी पता चल रहा तो आप इतना बोल सकते हो कि वेटिंग एजेंट वो सब्सटेंस हो जाते हैं जो कि मतलब के पार्टिकल्स को इजीली हेल्प करते हैं उनको डिसॉल्व होने में, क्योंकि ये जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है और इसमें जो है लिक्विड पार्टिकल में जो सॉलिड पार्टिकल इजीली इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दूसरा एक हम बात कर रहे हैं कि भी इसमें जब हमने सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व कर दिया उसके बाद क्या हुआ कि हमने वेटिंग एजेंट ऐड किया, जो कि हम सरफेक्टेंट्स की बात कर रही थी। उससे क्या होगा कि हमारी जो इजीली हमारे पार्टिकल जो है डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में, वो क्या फॉर्म करेंगे, डीफ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन। और मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था कि डीफ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन एक बार केक फॉर्म कर दे तो वो रीडिस्पर्स नहीं होती, ना ही ये अच्छी सस्पेंशन है। सो इसलिए हमें लास्ट में फ्लक्कुलेटिंग एजेंट भी ऐड करने पड़ते हैं। सो ये तो था इसकी प्रेपरेशन के बारे में। एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, जो एजेंट हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं जब भी हम बनाते हैं सस्पेंशन, मैंने आपको बता दिया है, वो हमारी फॉर्मुलेशन में सारा कवर हो गया कि जैसे हमने वेटिंग एजेंट पाए हैं। वेटिंग एजेंट का मतलब यही है कि वो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। और फ्लक्कुलेटेड भी एजेंट डाले हैं ताकि एक अच्छी सस्पेंशन बने, क्योंकि डीफ्लक्कुलेटेड सस्पेंशन से क्या होता है कि केक फॉर्मेशन होने के कारण वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, ठीक है ना। थिकनिंग एजेंट है ताकि भी जो इंक्रीज करते विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन। अगर थिकनिंग हो जाएगी मतलब विस्कोस हो जाएगा लिक्विड तो उसकी सेडिमेंटेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो पीएच की बात करें तो पीएच की भी बात चलती है। तो बफर दोस्तों क्या होते हैं, बफर्स वो होते हैं कि जब भी आप किसी सब्सटेंस में एसिड या बेस डिसॉल्व करते हो वो जो सोल्यूशन है उसकी पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बफर्स कहते हैं। पीएच एडजस्टिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? पीएच दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। सो ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लिए हम पीएच एडजस्ट किए जाते हैं। सो पीएच अगर बात किया जाए तो एसिड की पीएच जो है 0 से लेके होती है 6 तक, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से लेके 14 तक अगर हम बात करें वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है ना। सो इनमें जो है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन की बात करें तो एसिड्स में ज्यादा होती है और बेस में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है।
तो आप इतना देखें कि भी पीएच जो होती है, पीएच का सिर्फ यही है कि भी हमने एक स्टेबल पीएच, जैसे हमारी स्टमक की पीएच अलग है, स्लाइवा की अलग है, ब्लड की अलग है, सो हमें ड्रग भी उसी पीएच के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी जिस पीएच में हम अपनी ड्रग को डिसॉल्व कर, जिस पीएच में हम अपनी ड्रग को किसी ऑर्गन में जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, जहां वो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पीएच, जैसे हम आइज में अगर ड्रग डिसॉल्व कर रहे हैं, आइज में हम ड्रग डालेंगे तो उसकी पीएच ड्रग की आइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि आइस फ्लूइड के जो है, ठीक है ना। अगर हमने पेट में डिसॉल्व करनी है तो हमें जो स्टमक के अकॉर्डिंग एसिड ड्रग बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये सब पीएच का कंसेप्ट है। सो ऑस्मोटिक एजेंट दोस्तों, ऑस्मोटिक एजेंट क्यों डालते हैं? अगर ऑस्मोटिक एजेंट की बात करें तो ऑस्मोटिक एजेंट का मतलब है, इसे हम ऑस्मोजन भी कहते हैं और इसको हमें ऑस्मो एजेंट्स भी कहते हैं। कुछ ड्रग जिनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ऑस्मोटिक एजेंट यूज किया जाता है। सो ऑस्मोटिक एजेंट हम यूज करते हैं ताकि हम ड्रग की ज्यादा रिलीज कर सके, किसके अंदर, जिस भी हम पर्टिकुलर ऑर्गन में इंसर्ट कर रहे हैं सस्पेंशन, चाहे ओरली ले रहे हैं चाहे पेरेंटल है, ठीक है ना। सो आप ऑस्मोटिक एजेंट को सिर्फ इतना याद रखें कि अगर किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी नहीं है तो हम सॉल्युबिलिटी बनाने के लिए, ड्रग की रिलीज करने के लिए किसी भी ऑर्गन में या जैसे आईज में, जैसे ओरल में, या कोई भी हम जिसमें हम अपनी सस्पेंशन डाल रहे हैं, उनकी रिलीज को बढ़ाने के लिए हम ऑस्मोटिक एजेंट यूज करते हैं। कलरिंग एजेंट नाम से ही है कि भी जैसे कलर हम देते हैं किसी भी सस्पेंशन को। प्रिजर्वेटिव का हमने पढ़ा हुआ है कि प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करते हैं, और एक्सटर्नल लिक्विड वाइकल्स भी हम कभी कभार ऐड कर लेते हैं, ताकि भी जैसे हम एक पर्टिकुलर वाइकल ऐड कर रहे हैं तो कभी कभार हम एक से ज्यादा भी वाइकल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग का मतलब होता है कि भी जब हम उस सब बन जाती सस्पेंशन किसी कंटेनर में पैक कर रहे हैं, सो ऐसी एक लिक्विड होती है जिसमें अबाव ऊपर उसकी स्पेस हो ताकि हम उसको शेक अच्छी तरह कर सकें, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम वायल में करेंगे जो पेरेंटल सस्पेंशन होगी। सो दोस्तों ये तो था सारा आज का सस्पेंशन के बारे में। आप मेरे को बताएं आपको कैसी लगी है वीडियो। अगर किसी और प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।